हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 173 पार्टी से महफिल तक। शौर्य और उसके दोस्त मिलकर उस तरफ निकलते हैं जहां आज बैचलर पार्टी का इंतजाम किया गया था। दूसरी तरफ अद्विका कनक को अपने गोद में लेकर घर चली जाती है। रास्ते में अद्विका कनक को शौर्य के बारे में सब कुछ समझा देती है। उसे वह डायमेंशन के बारे में भी बता देती है। दूसरी तरफ शौर्य को उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज उसकी साधक लड़कियों द्वारा भेजा गया था। उन्होंने शंभाला के उन दो साधकों को ट्रैक कर लिया था जिन्हें कुछ दिनों पहले ही प्रधानाचार्य ने भेजा था। शौर्य को शक था कि प्रधानाचार्य उन दो साधकों के मौत के बाद ऐसा ही कुछ करेगा और उसका शक यकीन में बदल गया था। इस वक्त ये नए साधक शौर्य को मारने के लिए दिल्ली में दाखिल हो चुके थे। वे लोग सुबह तक शौर्य के पास पहुंच जाएंगे। शौर्य वैसे भी उन्हें ये मौका देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो चाहता था कि उन्हें आज रात में ही वह उन्हें जाकर मार दे। पर आज की बैचलर पार्टी के बाद ही वह कुछ सोचने वाला था। इधर बिरला हाउस पर शौर्य और उसके दोस्तों के जाने के बाद रायचंद थोड़ा परेशान थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़के जिन्होंने उनके लिए इतनी मदद की, आखिर वो लोग इतनी तेजी से वापस क्यों चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ है उनके साथ। इसी उधेड़बुन में वो अपने आदमियों से कहकर शौर्य और उसके दोस्तों की जानकारी निकालने कहता है। उनके आदमियों को जैसे ही शौर्य और उसके दोस्तों की तस्वीर मिलती है वो अपने काम पर लग जाते हैं। शौर्य और उसके दोस्तों की जानकारी निकालने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता और वो उनकी रिपोर्ट रायचंद को भेज देते हैं। जब रायचंद उस रिपोर्ट को देखता है तो वह धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर जाता है। उसके हाथ में शौर्य, विराज और कबीर अभिमान की जानकारी थी। अभिमान की जानकारी बहुत ज्यादा अधूरी थी मगर कबीर, विराज और शौर्य की जानकारी पूरी थी। विराज एक पुलिस कमिश्नर था, शौर्य गीतांजलि कॉरपोरेशन का मालिक था तो कबीर ओबरॉय फैमिली का वो बेटा जिसने खुद अपने परिवार को छोड़ दिया था। ये जानकारी किसी बॉम्ब से कम नहीं थी। वो जिन्हें अब तक सड़क छाप मवाली समझ रहा था वो तो इस शहर के सबसे बड़े लोग थे। रायचंद अपना सिर पीट लेता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस गीतांजलि एंटीक से बिजनेस करने के लिए वह अपनी चप्पल घुस रहा था उसका मालिक खुद उसके घर आकर उसके पत्थरों की जांच करके चला गया था। वो तुरंत प्रणाली को बुलाता है और उसे वो रिपोर्ट्स दिखाकर सिर पीट लेता है। इस बात से अनजान प्रणाली भी शॉक हो जाती है। उनके घर उनका काम करने के लिए इस शहर और देश के सबसे पावरफुल लोग आए थे और ये लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए। इधर घर के सारे लड़के अपनी तय जगह पर पहुंच जाते हैं। शौर्य की बैचलर पार्टी अधीर ने खुद एक 5 स्टार होटल में रखी थी। यहाँ उसने पार्टी के लिए खास इंतजाम किए थे। पूरी पार्टी वेजिटेरियन थी मगर यहाँ शराब बैरल भर कर लाई गई थी। इस पार्टी में शौर्य के लिए खास गाने और डांस का आयोजन किया था और यहाँ नाचने गाने के लिए खास सुंदर लड़कियों के एक ग्रुप को आमंत्रित किया गया था जो कि बाहर के देशों से आई थी। इनमें कोरिया, लंदन और अमेरिका के कुछ खास ग्रुप्स आए थे। पार्टी के अंदर जैसे ही सारे लड़के आ जाते हैं होटल का स्टाफ ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आते हैं। साथ ही स्टेज पर सारे ग्रुप्स आकर अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। जब लंदन का लड़कियों का ग्रुप वहां परफॉर्मेंस देने पहुंचता है तो शौर्य को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। शौर्य उसे देखकर हैरानी से उठकर स्टेज पर बीच डांस में चला जाता है और उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। वो लड़की भी शौर्य को अपने सामने देखकर दंग रह जाती है, फिर उससे नजारे चुराकर स्टेज के पीछे चली जाती है। ये लड़की कोई और नहीं, आलिया थी। वही एजेंट आलिया जिसे शौर्य अपनी शहजादी कहता है। शौर्य भी स्टेज के पीछे तुरंत उसके पास जाता है। शौर्य को देखकर आलिया का चेहरा लाल हो जाता है। तभी शौर्य उसे कहता है, आलिया तुम इतने दिनों से कहाँ थी और ये सब क्या है। ये सुनकर आलिया थोड़ा खुद को संभालते हुए कहती है, मैं एक और मिशन पर हूँ। इस ग्रुप में इंटरनेशनल क्रिमिनल नुआ की बेटी है। मुझे इसके जरिए नुआ का पता लगाने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर शौर्य समझ जाता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। लेकिन तभी आलिया शौर्य से पूछती है, लेकिन ये बैचलर पार्टी तुम्हारे परिवार के किसके लिए है। ये सुनकर शौर्य शर्माते हुए अपना सिर खुजाया है और बोलता है, ये पार्टी मेरी शादी की है। यहाँ मेरे सारे भाई भी आए हैं।
और हाँ, एजेंट विराज की भी हमारे साथ ही शादी होने वाली है। तुम्हें हमारे शादी में आना होगा। शौर्य ने बड़ी लापरवाही के साथ आलिया से ये बात थी, मगर शौर्य की बात सुनकर आलिया की आंखें भर गई और वह गुस्से से बोली, मतलब मेरे साथ तुम बस फ्लर्टिंग कर रहे थे इतने दिनों से? तुम्हें अगर मेरे साथ मजाक ही करना था तो मेरे साथ इतनी मीठी बातें करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम जैसा दोगला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा शौर्य अग्निहोत्री। तुम सिर्फ एक प्लेबॉय हो और कुछ नहीं। मासूम लड़कियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। आलिया गुस्से से शौर्य को भला बुरा मतलब सिर्फ बुरा ही कहे जा रही थी। शौर्य को अपने कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसका मजाक इस लड़की के दिल में उसके लिए कुछ हलचल पैदा कर देगा। वैसे तो शौर्य आलिया के साथ काफी सीरियस वाला मजाक कर चुका था। शौर्य ने अपनी नजरें झुका ली और उसने अपने कान पकड़ते हुए कहा, आलिया, मैंने अनजाने में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भाव जगा दिए, इस बात के लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने अपने सपने में भी तुम्हें अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में नहीं सोचा था। वो तो बस मैं मिशन के दौरान तुम्हारे साथ मजाक मजाक में इतने नजदीक आ गया था। शौर्य की ऐसी हालत होते देखकर आलिया अपनी हंसी रोक नहीं पाए और ठहाके मारकर हंसने लगी। फिर उसने शौर्य को उसके कमर में हाथ डाला और उसकी ठुड्डी को अपने दूसरे हाथ के उंगली से उठाते हुए बोली, क्या हुआ मेरे शहजादे, जब मेरी टांग खींचते थे तो तुम्हें बड़ा मजा आता था ना, अब चुप क्यों हो गए? आलिया की ऐसी बात सुनकर शौर्य को सब समझ आया और वह और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उसने आलिया को अपने से दूर करते हुए कहा, आलिया, तुम्हारा ये मजाक मुझे जिंदा भर का एक दर्द देने वाला था। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि मैं तुम्हारे साथ भी शादी करूं और तुम दोनों को फिर कैसे मनाना है ये भी मैंने सोच लिया था। ये सुनकर आलिया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैं तो तैयार हूँ तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए, पर मैंने सुना है तुम्हारी होने वाली पत्नी किसी दुर्गा माता से कम नहीं है। वो तो तुमसे ज्यादा तबाही मचाती है। मैं परसों ही वापस आई थी, मगर मैंने आते ही उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो किसी को मरते वक्त अपनी पलकें भी नहीं झपकाती। शौर्य ने ये सुना तो वह सवालिया नजरों से आलिया को देखने लगा, तो आलिया आगे बताते हुए बोली, परसों के दिन तुम्हारी शादी लगभग टूट जाती अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हार तरह बेबाक ना होती तो। तुम्हारे पत्नी के लिए एक रिश्ता कर्नल के दोस्त के पोते की तरफ से आया था, जिसे अद्विका ने घर पर ही ठुकरा के उन्हें डराकर भगा दिया। लेकिन दूसरा आदमी उसके साथ काम करने वाला एक डॉक्टर था, उसने उसी शाम को उसे किडनैप करने का प्लान किया, पर अद्विका ने तो उसे गाना गा गा कर मारा। बेचारा बेहद दर्दनाक तरीके से मरा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसे खुद पर और अद्विका पर गर्व हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आलिया का हाथ थाम लिया और उसे धन्यवाद देते हुए बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को मेरे साथ शेयर करने के लिए, वरना अद्विका तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं बताती। चलो फिर इस बात पर आज तुम्हारे डांस का जलवा भी देख लेते हैं। इतना कहकर शौर्य उसके भाइयों के पास चला आया। इधर उसके भाई भी अब अपनी गाड़ी का पहला गियर डाल चुके थे। जब शौर्य ने ये देखा तो वह भी उनके पास आते हुए बैठ गया और हमेशा की तरह उसने अपने आध्यात्मिक फल का रस ग्लास में भर लिया और उसे शराब की तरह पीने लगा। लेकिन उसकी ये हरकत उसके भाइयों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आदित्य ने गुस्से से शौर्य का जूस का ग्लास छीन लिया और बोला, शौर्य, तू शादी का बकरा है जो हलाल होने वाला है। इस बात में जितनी खुशी होती है उतना ही गम भी होता, तो इसी बात पर तुम्हें कम से कम 2 पैग तो लगने ही चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसका स्वाद आज चख ही लो। इतना कहकर आदित्य शराब का ग्लास शौर्य के हाथ में दे देता है। शौर्य उसे बेमन से ले लेता है। शौर्य ने फिर वह ग्लास अपने नाक के पास लाया और उसे अचानक सिहरन सा महसूस हुआ और उसे उल्टी करने का मन करने लगा। फिर भी अपने भाई के खातिर उसने शराब का पहला घूंट ले लिया। जब एक घूंट अंदर गया शौर्य ने उसके बाद दूसरा घूंट लिया, फिर तीसरा और आखिर में एक बड़ा घंट लेकर उसने वह ग्लास खाली करके टेबल पर पटक दिया। शौर्य ने भी खुद की मानसिक शक्ति को नियंत्रित नहीं किया और उस शराब को चढ़ने दिया। शौर्य पर पहले पैग में ही इसका असर होने लगा और ये असर काफी जोरदार था। शौर्य को तुरंत पता चल गया कि उसका अल्कोहल टॉलरेंस सबसे खराब है। शौर्य एक ही पैग में आउट हो गया था। उसने तुरंत विराज को इशारा करके बता दिया कि वह अब आगे शराब नहीं पी सकता है। तभी उसकी नजर स्टेज पर गई जहां ये लड़कियां अब अपना परफॉर्मेंस देने वाली थी। उनके गाने सारे के सारे अंग्रेजी थे, जो शौर्य के लिए बर्दाश्त से बाहर थे। उनका परफॉर्मेंस खत्म होते ही शौर्य इधर उधर हिलते डुलते जैसे तैसे स्टेज पर पहुंच गया और फिर वहां से उसने अपने लिए एक माइक मांग लिया।
शौर्य किसी नशेड़ी की तरह माइक पकड़कर बोला, गांव वालों, तुम्हें संगीत का कोई ज्ञान नहीं। ऐसे अंग्रेजी गानों को बजाने से लगता है कोई अल्फाबेट्स को गा रहा है। इनमें वो फील ही नहीं है। तुम्हें मैं दिखाता हूं कि संगीत क्या होता है। इतना कहकर शौर्य ने माइक को फेंक दिया और अपने स्टोरेज से सभी के सामने ही रुद्र वीणा निकाली। शौर्य का ये जादुई करिश्मा देखकर हैरान हो गए, लेकिन शौर्य ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शौर्य आसन मारकर स्टेज के बीच बैठ गया। वहीं स्टेज के पीछे से आलिया भी ये सब देख रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने आज शराब पी थी। और तो और अब वह शराब पीकर अब स्टेज पर बैठकर गाना गाने वाला था। तभी होटल के एक स्टाफ ने एक माइक का स्टैंड शौर्य के सामने रखा और फिर वह वहां से चला गया। शौर्य ने वीणा की तार को छेड़ा और हर तरफ अचानक हवा में एक कंपन महसूस हुआ। इस कंपन से पूरा का पूरा हॉल शांत हो गया। सभी लोगों का नशा अखी झटके में उतर गया। शौर्य का भी नशा उतर चुका था। शौर्य ने फिर अपनी उंगली तार पर रखी और संगीत का राग छेद दिया। उसके रुद्र वीणा से निकलने वाली हर एक धुन सभी को अंदर तक झकझोर कर रख रही थी। पार्टी हॉल के बाहर बैठे बाकी के गेस्ट भी इस आवाज की वजह से प्रभावित हुए। इधर शौर्य ने अपना संगीत शुरू कर दिया था और अगले ही पल उसके गले से एक आवाज निकली। यह आवाज किसी ओंकार की तरह थी, मगर फिर उसमें सारे सुर जुड़ने लगे और उसकी आवाज हर तरफ गूंजने लगी। उसकी आवाज में एक दर्द भरी कशिश थी। वह इस तरह से इसे गाने लगा था कि सामने वाले को सिर्फ उसके आलाप से ही मोहित कर रहा था। शौर्य के इस आवाज में उसे उसकी रुद्र वीणा साथ दे रही थी। शौर्य ने अपने सुर बदल दिए और सभी को एकदम से शांति और स्थिरता का एहसास होने लगा। वह संगीत उनके लिए बेहद सुखदायक लगने लगा। शौर्य ने उसके बाद फिर एक बार अपना सुर बदल दिया और अचानक सारे लोगों को लगने लगा कि वे अब समुद्र की लहरों पर सवार हो गए हो। सभी को ऐसा लगने लगा कि वे सब सच में उन लहरों पर सवार होकर लंबे सफर पर जा रहे हैं। उन्हें अपने आसपास समुद्र की ठंडी हवा महसूस होने लगी। शौर्य उसके बाद हल्के से अपने रुद्र वीणा की तार को बदल दिया और अचानक वही सुखदायक लहरें तबाह करने वाली तूफानी लहरों में बदल गई। सभी का अचानक दम घुटने लगा था। शौर्य ने सभी को तूफान के बीच फंसा दिया था। तभी शौर्य अपने ताल में हल्के से बदलाव करता है और धीरे धीरे वह तूफान शांत हो जाता है और सभी लोग अब किसी हरे भरे जंगल में मौजूद होने की अनुभूति करते हैं। सभी लोग उस जंगल में मौजूद पंछियों की किलकारियों का आनंद लेने लगते हैं। तभी अचानक शौर्य रुद्र वीणा की एकदम से दीर्घ तार को छेड़ देता है और सभी को किसी जंगली श्वापद की गर्जना का एहसास होता है। उसके ऐसा करने से वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है जैसे कोई जंगली जानवर उनके सामने दहाड़ मारकर उनका शिकार करने आया हो। इस धुन को सुनकर उनकी धड़कनें तेज हो जाती है और उन्हें भयानक डर का एहसास होने लगता है। तभी शौर्य अपनी धुन को इस तरह बदल देता है कि मानो सभी लोग जमीन से उड़कर आसमान में पहुंच गए हो। उन्हें अचानक आसमान में उड़ने का एहसास होने लगता है। उन्हें अपने आसपास बादलों की अनुभूति होती है। शौर्य उन सभी के भावों को ऐसे प्रकृति के अनुभवों से परिचित करवा रहा था जिन्हें उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। उसके रुद्र वीणा और उसकी आवाज में एक सिंक्रोनाइजेशन था जो सबसे दुर्लभ था। शौर्य इस वक्त सभी को देवताओं का संगीत सुना रहा था, तो जाहिर है उनकी भावनाओं में बदलाव होना तो बनता है। अगले ही पल सभी को आसमान में आए तूफान का एहसास होता है और वो लोग खुद को तूफान बिजलियों के बीच घिरा महसूस करने लगते हैं। तभी शौर्य अपन इस संगीत का अंत करने के लिए अपने वीणा से एक ऐसी धुन छेड़ देता है जिसे सुनकर अचानक सभी के अंदर जोश और उत्साह भर जाता है। कुछ हो देर में सभी को बहुत ज्यादा ताकतवर लगने लगता है। रुद्र वीणा की हर एक धुन उनकी ताकत को बढ़ा रही थी और सभी लोगों को एकदम से अपने अंदर आक्रामकता का एहसास होने लगता है। तभी शौर्य उन्हें फिर एक बार जंग के मैदान में ले जाता है, जहां उनका जोश से भरा मन अचानक जंग में डर, मजबूरी, लाचारी, अपने को खोने का गम तथा शरीर पर लगे चोटों का दर्द भी उन्हें महसूस होने लगा। कुछ ही देर में सभी लोग धीरे धीरे मुक्ति की अनुभूति करने लगे और शौर्य ने अपना संगीत खत्म कर दिया। जब उसने ध्यान से अपने सामने देखा तो उसके पार्टी हॉल के अंदर कई सारे बिन बुलाए मेहमान आए हुए थे। ये सब बाहर मौजूद लोग थे जो इस संगीत को सुनकर इस ओर आकर्षित होकर चले आए थे। सभी ने संगीत खत्म होते ही खुद को वापस पार्टी हॉल के अंदर पाया। कुछ देर तक शांति से ऐसे ही बैठने के बाद एक बूढ़ा आदमी जिसने सफेद धोती कुर्ता पहना था वह खड़ा होता है और ताली बजाना शुरू कर देता है। उसके पीछे धीरे धीरे सभी लोग ताली पीटना शुरू कर देता है। शौर्य ने जब उनके चेहरे के भाव देखे तो उसने पाया कि हर वो मौजूद इंसान अपनी गीली आंखों से उसे देख रहा था।
शौर्य ने स्टेज पर खड़े होकर सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जमीन पर नतमस्तक होकर स्टेज से नीचे उतर जाता है। शौर्य ने अपनी बैचलर पार्टी को एक संगीत महफिल में बदल दिया था। क्या अब वहां रुककर उसके भाई इस पार्टी को एंजॉय कर पाएंगे? क्या शौर्य अपने भाइयों को पार्टी में छोड़कर उन शंभाला के साधकों के पीछे जाने वाला है? अब क्या होगा आगे?